के जोड़े में पुलिस के साथ कदम रखा तो सब लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। कामना जी धीरे से उससे बोली, बेटा यह सब क्या है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले अपने ससुर जी से तो बात कर लूं। तब से बेचारे अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए ललचा रहे हैं। आप बताइए कितने लाख का चेक काटूं आपका, ताकि आप और आपका बेटा पूरी जिंदगी ऐश कर सकें। और क्या कहा था आपने कि अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तब बारात वापस लौट जाएगी और आपकी बेटी जिंदगी भर मायके में सड़ती रहेगी। लेकिन आप दोनों को सरकारी ससुराल तो मैं आज भेज कर ही रहूंगी। अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर इन दोनों बाप बेटों को। इन दोनों बाप बेटों का केस तो मैं खुद लड़ूंगी। अपनी इस वकील बहू को भी तो मौका दीजिए आप लोग सेवा करने का। नैना के होने वाले ससुर ने उसके पापा का कॉलर पकड़ते हुए, तेरी बेटी की इतनी हिम्मत कि हमें जेल भेजेगी? अपने पापा का अपमान होते देख नैना से सहन ना हुआ और उसने तड़ातड़ अपने ससुर के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। पंकज जी का सर घूम गया और सोहन चिल्लाता हुआ जैसे नैना पर हाथ उठाने चला तो उसने अपने पैर का सैंडल निकाला और सोहन के गाल पर दे मारा। पूरे मोहल्ले में एकदम सन्नाटा पसर गया। अगर आप दोनों ने एक भी शब्द मेरे पापा के बारे में कहा तो लोग की बहू मायके वाले एटीएम कार्ड होते हैं, जब आप लोगों का जी करे उनसे अपनी जरूरत के लिए पैसे निकलवाते रहो और बहू के मायके वाले भी अपनी बेटी की खुशी के लिए आप लोगों की हर डिमांड पूरी करते रहते हैं, चाहे उनकी नौबत सड़क पर भीख मांगने की ही क्यों ना आ जाए। लेकिन बस अब और नहीं, अगर मैं भी आप लोगों को जेल में चक्की नहीं पिसवाई तो मैं भी अपने पिता की औलाद नहीं। तुम लोगों ने भरे मंडप में मेरे पिता की पगड़ी उछाली है, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। सोहन डरता डरता बोला, पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, प्यार करती थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने पिता का अपमान होने दूं। क्या लगा था आप लोगों को कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ बोलूंगी नहीं? और आप जो जी करेगा आप लोग वह हमारे साथ करते रहेंगे। आप शायद भूल गए कि इस शहर की सबसे बेस्ट लॉयर से पंगा लिया है। आप लोगों को मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को कौन बचाता है। इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए। चलिए ससुर जी, कोर्ट में अब मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सोहन और नैना दोनों अपनी अपनी नौकरी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो वहां एक कोचिंग सेंटर में उनकी मुलाकात हुई थी। नैना के पापा ने जिंदगी भर बहुत ही छोटी नौकरी करी थी, मगर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर वकील की पोस्ट पर लगवाया था। तो उनके पूरे जीवन की सारी जमा पूंजी जो भी थी वह उनकी बेटी थी। दोनों बच्चों ने साथ पढ़ते पढ़ते गहरी दोस्ती हो गई और बात शादी तक पहुंच गई। आज सोहन और नैना की मेहंदी थी। नैना ने देखा कि उसके पापा कुछ परेशान से बैठे हैं। मेहंदी रची हाथ लिए जब वह अपने पापा के पास आई तो उसके पापा बोले, कुछ नहीं, यूं ही किसी रिश्तेदार का फोन था। तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो बेटा? थोड़ा आराम कर लो, सारा दिन रीति रिवाज में बीतेगा तो थक जाओगी। संतोष जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को पुकारते हुए कहा। पिता ने स्नेह भरे स्पर्श से नैना की आंखें आज नम हो गई थी। कल शादी के बाद वह स्पर्श को कितना याद करेगी। एक तरफ जीवन की शुरुआत की खुशी और दूसरी तरफ विदाई का गम। लड़की के जीवन का यही सत्य है। बेटा, तुम्हारी सोहन से कोई बात हुई क्या? इस सवाल ने नैना थोड़ा शर्मा गई और सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। पापा के सवाल को उसने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ? पापा बोले, तुम जाओ आराम करो। संतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नैना को आशंका हो रही थी कि पापा जरूर कोई बात से विचलित हैं, लेकिन वह खुद भी खुलकर कुछ पूछ नहीं पा रही थी। शाम को इधर नैना दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी और उधर सोहन सेहरा बांध के बारात के साथ तैयार था। नैना के घर में सारी तैयारियां तो हो ही रही थी, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी बसी हुई थी। नैना ने माँ से पूछने की कोशिश की, लेकिन माँ ने भी कुछ नहीं बताया। बारात निकलने के समय नैना के पास सोहन का फोन आया तो नैना ने लपक कर फोन उठाया। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, मेरी दुल्हन तैयार तो है ना?
मैं भी बस तैयार हूँ। सोहन जी, सब ठीक तो है ना? पापा के साथ आपकी कुछ बात हुई क्या? नैना ने थोड़े रुकते हुए पूछ लिया। नहीं तो। हाँ, कल पापा से कुछ बात हुई थी। अच्छा वह सब छोड़ो, आज तो हमारी शादी है। तुम बस उसके बारे में सोचो। सोहन ने बात टालते हुए कहा। बारात दरवाजे पर पहुंच गई थी। सबने आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। नैना भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन नैना को वरमाला के लिए बुलाया नहीं जा रहा था। कमरे में वह अपनी सहेलियों से पूछती तो कोई भी कुछ पता नहीं रहा था। नैना का छोटा भाई कमरे में आया तो यह पूछ बैठी, मोनू, नीचे क्या हो रहा है? पापा मम्मी कहाँ हैं? पापा और जीजू के पापा लोग सब बातें कर रहे हैं, उनके सामने बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वह बहुत गुस्सा है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे से रुका नहीं जा रहा था और वह जहां लड़के वाले और उसके पापा की बहस हो रही थी पहुंच गई। लेकिन दरवाजे पर ही नैना थम गई। नैना के पापा हाथ जोड़ रहे थे। समधी जी, मैं इतनी जल्दी इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अभी मेरी गुंजाइश नहीं है 50 लाख देने की। देखो समधी जी, हमने पहले ही कहा था कि बहू हम तभी विदा कर करके ले जाएंगे जब आप पूरे 50 लाख देंगे। अरे हमारे बेटे के लिए तो करोड़ों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने फिर भी आपसे रिश्ता जोड़ा। यदि 50 लाख नहीं दिया तो हम बारात वापस ले जाएंगे। सोच लीजिए आपकी कितनी बदनामी होगी। अपनी पगड़ी उतारने ही लगे थे, नैना से रुका नहीं गया। बस पापा, आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के सामने गिरने की। अच्छा हुआ जो इनका असली चेहरा अभी ही हमारे सामने आ गया, वरना मुझे जीवन भर ऐसे परिवार का हिस्सा बनना पड़ता जहां मेरे पिता का कोई सम्मान नहीं होता। माफ कीजिए अंकल जी, मेरे पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इतना तो लायक बनाया है कि आप जितना मांग रहे हैं उतना मैं आपको अपनी नौकरी से कमाकर कुछ समय में ही दे सकती हूँ। फिर अपने पापा और इस घर का कर्ज का बोझ डालो। अनुसार दहेज की भारी भरकम राशि अपने खुशहाल जिंदगी के खातिर उनसे परवाह कर नैना ने अपने होने वाले ससुराल वालों को जवाब दिया, क्योंकि वह अपने माँ बाप की आंखों को पहचान गई थी। वह जानती थी कि वह लोग जरूर दहेज की बात को मान लेंगे। अरे बेटा, यह तो रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है। तुम चुप रहो, बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में मत बोलो। नैना की दादी ने उसे समझाते हुए चुप करने की कोशिश की। नैना, हम बड़ों की बातों में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। इनके बीच का मामला है और इन्हें सुलझाने देते हैं। चलो हम लोग थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। ऐसा नैना का होने वाला पति सोहन उसे बड़े प्यार से बोला। नैना, मुझे लगा था सोहन कोई समझे ना समझे तुम मेरी बात को जरूर समझोगे, मगर मैं गलत निकली। अपने आप को भले ही न्यू जनरेशन का कहो, मगर लालच में तुम भी पीछे नहीं हो। नैना बोली। बेटा ऐसी बात नहीं करते, मैं बात कर रहा हूं ना। नैना के पापा मायूसी से बढ़कर बोले। नैना बोली, जब पापा जी अपनी खुशी से हम दोनों को दहेज के रूप में आशीर्वाद देना चाह रहे हैं तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सोहन? नैना ने गुस्से से पूछा। कमाल है, एक बेटी के मजबूर बाप के चेहरे पर तो तुम्हें खुशी दिख रही है, उनके चेहरे के पीछे बेबसी तुम लड़कों वालों को क्यों नहीं दिख रही है? नैना हैरान होते हुए बोली। बेटी चुप हो जा, दहेज देने का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। लड़के वाले चाहे मांगे या ना मांगे, हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के लिए चुप रहो और खुशी खुशी हमें तुझे इस घर से विदा करने दो। चुप करते हुए बात को संभालते हुए बोली। माँ, मांगने वालों को नहीं, देने वालों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो इनके जैसे लोग हमेशा अपनी अनुचित मांग को लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर मुंह खोलकर खड़े रहेंगे। अगर कोई गलत जवाब सदियों से चल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा उसको पकड़कर ही चलते रहें। एक लड़की के माँ बाप ही हमेशा सजा क्यों भुगतें, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की वाले हैं? अरे अपने जीवन की सारी जमा पूंजी वह लड़की को काबिल बनाने में लगा देते हैं, और यह क्या कम है जो शादी के समय भी उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को अनजान लोगों को सौंपने का हर्जाना देना पड़े। आप चिंता ना करो, आपकी बेटी इतनी लायक तो है कि यदि उसकी शादी टूट भी गई फिर भी वह सम्मान के साथ जी सकेगी। आप यह भी तो सोचो मम्मी, यदि कल को ऐसे लालची लोगों के घर में मैं चली भी जाऊं तो क्या गारंटी है कि कल ये अपने लालच के चलते
और किसी चीज के लिए मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो नैना ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, ये आपकी गलतफहमी है कि बदनामी सिर्फ लड़की वालों की होती है। अब वह जमाना क्या कि लड़के वालों का जो मन चाहे वह करें। इतना काबिल बनाया है कि मैं सिर उठाकर समाज में जी सकती हूँ। आप अपनी और अपने बेटे की फिक्र करें, क्योंकि ऐसे दहेज के लालची लोगों को आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतने में पुलिस विभाग आ चुकी थी और सारा मामला समझ चुकी थी। सोहन के पापा ने गुस्से में नैना के पापा का कॉलर पकड़ते हुए कहा कि अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे और मेरे बेटे को जेल भेजोगे। नैना से अपने पापा का अपमान बर्दाश्त ना हुआ और अपने ससुर के गाल पर तड़ातड़ दो रैपटे जड़ दिए। अपनी गाल पर पड़े चटक की आवाज से प्रमोद जी का सर चकरा गया। तो नैना ने सोहन को चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को थप्पड़ मारने की। और उस पर वह हाथ उठाने ही वाला था कि नैना ने अपने पैर से सैंडल निकाला और रोहन के गाल पर जड़ दी। अगर आप दोनों ने एक शब्द मेरे पापा के बारे में कहा तो मेरे पापा मेरा गरूर हैं। नैना गुस्सा कर बोली, जो आप बताएं कितने लाख का चेक काटूं आपका, ताकि आप और आपका बेटा पूरी जिंदगी उन पैसों पर ऐश कर सके। और क्या कहा था आपने कि अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो बारात वापस लौट जाएगी। आपकी बेटी पूरी जिंदगी मायके में पड़ी रहेगी। ऐसे आप दोनों को सरकारी ससुराल भेजती हूँ। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कीजिए इन दोनों को। मैं खुद इन दोनों बाप बेटे का केस लड़ूंगी। क्यों ससुर जी, अपनी इस वकील बहू को भी तो मौका दीजिए आप लोगों की सेवा करने का। सोहन और उसके पिता मौके की नजाकत को समझते हुए नैना को एक तरफ ले जाकर माफी मांगने लगी। नैना गुस्सा कर बोली, माफी मांगने में शर्म आती है। तुम लोगों ने जो भरे मंडप में मेरे पिता की पगड़ी उछाली, अब बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तो तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने पिता का अपमान होने दूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी और आपका जो जी चाहेगा अपनी मनमानी करते जाएंगे। आप शायद भूल गए इस शहर की बेस्ट लॉयर से पंगा लिया है। आप लोगों ने को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कौन बचाता है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन लोगों को, अब कोर्ट में मुलाकात करते हैं। तब तक आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। मेरे पिता का अपमान अपने भरे मंडप में किया था ना, पूरे शहर में आपका जुलूस निकालूंगी। सोहन रोते हुए बोला, नैना ऐसा मत करो, हमारी पूरी शहर में बदनामी हो जाएगी। लेकिन नैना ने उनकी एक न सुनी और पुलिस के हवाले कर दिया। 1 महीने बाद कोर्ट में जब दहेज की मांग करते हुए अपने ससुर की वीडियो अदालत में पेश की तो सोहन और उसके पापा के होश उड़ गए और उनके सारे दाव पेच धरे के धरे रह गए। अदालत ने उन्हें 6-6 महीने की सजा सुनाई और जितना भी शादी में अब तक खर्च हुआ था वह डबल पैसा लड़के वालों को चुकाना पड़ा। अदालत ने निकलते हुए सोहन और उसके पिता बोले, देख लेंगे तुम्हें। रिया मुस्कुराते हुए बोली, शौक से देखना अंकल जी, मैं रोज आप जैसे लोगों से ही पंगे लेती हूँ। नैना के पापा ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, शाबाश मेरी बच्ची, आज मेरा सिर तूने गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटी की इस बहादुरी पर उसके पिता को आज बहुत गर्व हो रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी उनका सिर नहीं झुकने देगी। अपनी बेटी का घर ना बसा देखकर उसके माता पिता को दुख तो हुआ था, मगर करीब 6 महीने बाद नैना को शिवम के रूप में एक सच्चा जीवन साथी मिल चुका था और फिर दोनों की धूमधाम से शादी हुई। दोस्तों, दहेज की कुप्रथा हमेशा समाज में सदियों से चली आ रही है और रिवाज के नाम पर लड़के वाले हंसते हैं और लड़की वाले हंसने का झूठा दिखावा करते हैं, दहेज देते हैं। मगर आपको नहीं लगता कि यह सरासर गलत है? यह तो एक लड़की वाले अपने जिगर का टुकड़ा भी दिया और उसके बाद हर्जाना भी भरे। क्या आपको लगता है कि नैना ने सही किया दहेज देने का फैसला न करके? दहेज प्रथा नहीं बल्कि बीमारी है जो सदियों से हमारे समाज में फैली हुई है और जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।